हेलो फ्रेंड्स, तो हम सीवीएस पैथोलॉजी पढ़ रहे थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। कोआर्क्टेशन ऑफ एरोटा इज एसोसिएटेड विद कोआर्क्टेशन मीन्स नैरोइंग ऑफ एरोटा कंस्ट्रक्शन जस्ट आफ्टर द सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी के बाद जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं कोआर्क्टेशन ऑफ एरोटा। Patient with malaise and raised BP died because of hemorrhagic stroke in basal ganglia on autopsy। पेशेंट को मलेज है, साथ में रेज्ड बीपी है और वो डाइड ड्यू टू मर चुका है ड्यू टू हेमोरेजिक स्ट्रोक इन बेजल गैंग्लिया। बायलैटरल स्मॉल किडनीज ऑन ऑटोप्सी, बायलैटरल स्मॉल किडनीज विथ पेटिकियल हेमरेजेस, और किडनीज का साइज़ भी छोटा हो चुका है। अब इससे क्या है, इससे आप ये याद रखें कि ब्लड सप्लाई किडनीज की तरफ कम है, जिसकी वजह से किडनी का साइज़ हमारे पास डिक्रीज़ हो चुका है और वहाँ पर हमारे पास हेमोरेजिक स्ट्रोक हुए हैं ब्रेन के अंदर बेजल गैंग्लिया में। हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और आर्टरीज हमारे पास हार्ड हो चुके हैं, हाइपरप्लेजिया उनकी हो चुकी है, एंड फिब्रिनाइड नेक्रोसिस भी। व्हाट्स द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या होगी, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। अब फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया में क्या होता है कि एक तो फाइब्रोसिस होती है, दूसरा हमारे पास मसल मास इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, मसल सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, और फाइब्रोसिस होती है, कोलेजन फाइबर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, ठीक है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है, मतलब इसमें फैट वगैरह की एक्युमुलेशन नहीं हो रही, इसमें फाइबर्स की, कोलेजन फाइबर्स की एक्युमुलेशन हो रही है, और ये हमारे पास एक जिसकी वजह से बहुत सारे ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं। ब्रेन के अंदर नैरो हुए, उसकी वजह से हेमरेज हुआ बेजल गैंग्लिया के अंदर, और इसके अलावा किडनीज़ के अंदर जब नैरोइंग आर्टरीज़ की, तो उसकी वजह से क्या है, किडनीज़ की तरफ ब्लड सप्लाई कम है, उनका साइज़ छोटा हो चुका है। और ये देखें हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, और साथ में फिब्रिनाइड नेक्रोसिस भी हो जाता है। तो ये सारे क्या है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया के साथ एसोसिएट करते हैं। A patient undergoes tonsillectomy. He became hypotensive after 2 hours. Why? अब उसकी टॉन्सिल्स हमने निकाल दिए और वो हाइपोटेंसिव हो गया है 2 आवर्स के बाद। तो उसकी वजह क्या है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट है, ठीक है, उसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया है। अ पेशेंट डेवलप्ड आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ही वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, बट सेम पेशेंट डाइड ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ वेसल इन ब्रेन। अब देखिए आर्टेरियल फिब्रिलेशन जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो हार्ट के आर्टरियम जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, बीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है टर्बुलेंट हो जाता है, ब्लड फ्लो। और ब्लड फ्लो जब टर्बुलेंट होता है तो उसमें हमारे पास स्टेसिस भी आ जाती है, तो उसकी वजह से फिर क्लाट बनते हैं। वो क्लाट जब आर्टरिया में बनते हैं वो वहाँ से जाते हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर वो जाके स्ट्रोक वगैरह काज कर सकते हैं और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो ये देखें एम्बोलिज्म है, ठीक है, वो थ्रोम्बस बना, थ्रोम्बस वहाँ से, उसको आप एम्बुलाई कहोगे क्योंकि वो वहाँ से जा रहे हैं ब्रेन की तरफ ना, तो फ्री थ्रोम्बस है ना, फ्री थ्रोम्बस को एम्बुलाई कहते हैं। तो एम्बोलिज्म हुआ है ब्रेन के अंदर जाके, वो स्टक हुआ है एम्बुलस, उसकी वजह से बंदे की डेथ हो गई है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है अ पेशेंट कम्स टू यू विथ चेस्ट पेन, एक पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है। व्हाट क्वेश्चन विल गिव यू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, तो आप उससे क्या पूछेंगे, टेल मी अबाउट पेन, कि पेन किस तरह का है, बर्निंग पेन है, शार्प पेन है, डल पेन है, रेडिएटिंग है या लोकलाइज्ड है। तो ये सारे, और पाल्पेशन के ऊपर इंक्रीज होता है या पोजीशन चेंज करने के ऊपर इंक्रीज होता है या डीप इंस्पायरेशन पे इंक्रीज होता है। तो ये सब, और रिलीव कैसे होता है, इस सब के बारे में जब पूछेंगे तो हमें क्या होगा, अंदाज़ा होगा कि ये चेस्ट पेन एमआई का है या फिर मतलब हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोवास्कुलर है या मस्कुलोस्केलेटल है या फिर गैस्ट्रिक है। इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक पेस मेकर इज प्लेस्ड, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में पेस मेकर कहाँ पे रखा जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। पोस्ट एमआई डेथ ऑन 4th डे, फाइंडिंग्स ऑन बायोप्सी ऑफ लेफ्ट मायोकार्डियम, तो नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। पोस्ट एमआई जो होगा फिर बायोप्सी के ऊपर लेफ्ट मायोकार्डियम के क्या हमें दिखाई देगा, नेक्रोसिस होगी, न्यूट्रोफिल्स होंगे, मैक्रोफेजेस। क्यों, क्योंकि लेफ्ट मायोकार्डियम क्या है, उसका एमआई हुआ था तो उसके सेल्स नेक्रोज हो जाएंगे, वहाँ पर फिर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आके क्या है, उन नेक्रोज सेल्स को खाना स्टार्ट करेंगे, फैगोसाइटोसिस उनकी स्टार्ट करेंगे। फीचर ऑफ प्राइमरी शॉक इज़, प्राइमरी शॉक की फीचर क्या है, टैकीकार्डिया, ठीक है। अगर आ गया हाइपो, फीचर ऑफ हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन का भी फर्स्ट फीचर या साइन क्या होता है, टैकीकार्डिया। हाइपोवॉल्यूमा जब होता है, ठीक है, जब भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है या फिर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है या ब्लीडिंग होती है ड्यू टू ट्रॉमा,
तो सबसे पहला जो हमारे पास साइन होगा वो इंटरनल ब्लीड का या डिहाइड्रेशन का क्या है, टैकीकार्डिया होता है, ठीक है। शॉक का भी यही होता है फर्स्ट साइन फीचर। वो क्यों? क्योंकि जब हमारे पास बीपी कम है, अब बीपी क्या है, दो चीज़ों का हमारे पास कलेक्शन था, एक स्ट्रोक वॉल्यूम था, दूसरा हार्ट रेट था, कार्डिक आउटपुट, ठीक है। कार्डिक आउटपुट किस चीज़ों का, दो चीज़ों का कलेक्शन था, एक हार्ट रेट था और दूसरा क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम तो कम हो चुका है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज़ रहे, उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ रहे, उसकी वजह से फिर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया है। अब हम क्या करते हैं, कार्डिक आउटपुट को हमने मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम तो अभी तक कम है हमारे पास, उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम फ्लूइड्स देते हैं। और हमारे बॉडी में खुद एक नेचुरल मैकेनिज़्म मौजूद है कि हमारे ट्रीटमेंट से पहले क्या होगा, हमारा ब्रेन क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, हार्ट रेट क्योंकि ये तो डिक्रीज़ है ना, तो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा ताकि कार्डिक आउटपुट वापस इंक्रीज़ हो सके और बॉडी की परफ्यूजन हो सके, ऑक्सीजन मिल सके। तो टैकीकार्डिया, ठीक है, ये एक हमारे पास रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है नॉर्मल बॉडी का। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड इन्हांस्ड बाय, अब सेकंड हार्ट साउंड वो उसकी वैसे भी स्प्लिटिंग होती है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल जो होता है उसमें जो पल्मोनरी वाल्व होता है वो थोड़ा बाद में क्या करेगा, क्लोज होगा एज़ कम्पेयर टू एरोटिक वाल्व, जिसकी वजह से जो सेकंड साउंड है वो उसकी थोड़ी बहुत स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। कि जो एरोटिक वाल्व की हमारे पास क्लोजर है उसका साउंड थोड़ा पहले सुनाई देगा, उसके बाद हमारे पास पल्मोनरी वाल्व की क्लोजर होगी। तो इस क्लोजर के बाद और ये जो स्पेस है, इस स्पेस को इंक्रीज़, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। इस स्प्लिटिंग को जो डिले है उसको इंक्रीज़ कौन करता है, वो है अर्ली क्लोजर ऑफ एरोटिक वाल। अब नॉर्मली भी एरोटिक वाल की क्लोजर अर्ली है, अब अगर एरोटिक वाल की क्लोजर और अर्ली हो जाए किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से क्या है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, वो ठीक है, इन्हांस हो जाएगी, ठीक है। इसमें फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है, फिर वाइड स्प्लिटिंग होती है, ये सारे आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है, कि वाइड स्प्लिटिंग किस में होती है, रिवर्स किस में होती है, फिक्स्ड। अब सबसे पहले फिक्स्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, पढ़ते हैं, वो एएसडी में होता है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, और इसका रिस्पायरेशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग है उसका रिस्पायरेशन का उसके ऊपर अफेक्ट है, ठीक है। पल्मोनरी वाल डिले क्लोजर होता है और इंस्पायरेशन अगर ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा ना। अब इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब डिक्रीज़ है तो ज़ाहिर है इन्फीरियर वेना के थ्रू ब्लड आसानी से क्या है, थोरेसिक में आएगा, थोरेसिक कैविटी में और हार्ट के अंदर, ठीक है। और इस तरह से हार्ट की राइट वेंट्रिकल की फिलिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी वजह से क्या है, वो राइट वेंट्रिकल फिर एम्प्टी क्या होगा, लेट से एम्प्टी होगा, तो फिर पल्मोनरी वाल लेट हमारे पास क्लोज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मली होता है। और जो वाइड स्प्लिटिंग होता है वो इंस्पायरेशन के ऊपर सिर्फ सुनाई देता है, और वो कब होता है, ड्यू टू डिलेड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, एम्प्टिंग। और ये तो नॉर्मली पहले हमने पढ़ा था। अब अगर किसी फॉर एग्जांपल पल्मोनरी स्टेनोसिस है या राइट वेंट्रिकुलर फेल्वर है, उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल की एम्प्टिंग हमारे पास डिले हो जाएगी, नॉर्मल से भी ज़्यादा डिले हो जाएगी, उसको फिर नाम देते हैं वाइड स्प्लिटिंग, ठीक है। अच्छा, वो किस में होता है, ये देखें, पल्मोनरी स्टेनोसिस में या पल्मोनरी हाइपरटेंशन में या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, जिसकी वजह से क्या है, राइट वेंट्रिकल की तरफ इम्पल्सेस हमारे पास नहीं जाएंगे, लेट जाएंगे, ठीक है। वही लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक पहले लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा, फिर वही इम्पल्सेस राइट की तरफ आएंगे इस कंडीशन में, ठीक है। तो इस वजह से वो लेट क्लोज होगा राइट वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब रिवर्स स्प्लिटिंग में फिर अपोजिट होता है, रिवर्स, ठीक है। ये एक्सपायरेशन पे हार्ट होता है, कंडीशन दैट काज डिलेड एरोटिक वाल क्लोजर। अब इसमें एरोटिक वाल जो है डिले क्लोजर होता है, एरोटिक वाल जो है पल्मोनरी वाल के कंपैरिजन में बाद में क्लोज होगा। ये कब, जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, सिंपल सी इसके अपोजिट चीज़ है, ठीक है। पल्मोनरी स्टेनोसिस था, यहाँ पर एरोटिक स्टेनोसिस है, वहाँ पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन था, यहाँ पर सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, और यहाँ पर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक था, यहाँ पर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद एन ओबीस पर्सन वर्किंग एज अ क्लर्क विद सेकेंडरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाज रूटीनली चेकिंग हिज ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर वाज रेज्ड, ही वाज इन्वेस्टिगेटेड बट नो काज वाज फाउंड। दिस हिज रेज्ड ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू इंक्रीज्ड वास्कुलर टोन। अच्छा, ये हमारे पास इसको कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, आप कह सकते हैं। ओबीस पर्सन में वैसे भी एसेंशियल हाइपरटेंशन हमारे पास ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके काज क्या होगी, इंक्रीज्ड वास्कुलर टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इनिशियल लेफ्ट टू राइट शंट बिफोर रिवर्सल। इनमें से कौन सा होता है जिसमें हमारे पास इनिशियली लेफ्ट से राइट शंट होता है, ठीक है। वो होता है ईजन मैंगर सिंड्रोम या कम्प्लेक्स। उसमें क्या होता है, स्टार्ट में हमारे पास वही वीएसडी होता है ना, वीएसडी है तो लेफ्ट से हमारे पास ब्लड आ रहा होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट टू राइट शंट होता है।
फिर होता होता अब देखें, अब राइट वेंट्रिकल में राइट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो अब राइट आर्ट्रियम से भी ब्लड आ रहा है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से भी आ रहा है। तो एक टाइम आएगा कि इस राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो हमारे पास उसकी वॉल्यूम होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से फिर ये रिवर्स हो जाएगा, ये क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से फिर हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट की तरफ ब्लड फ्लो करेगा, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा राइट टू लेफ्ट शंट में। इसको कहते हैं एइज़न-मेंगर कम्प्लेक्स। तो यही पूछ रहा है कि एइज़न-मेंगर कम्प्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, पहले लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, बाद में रिवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, तो वो एइज़न-मेंगर कम्प्लेक्स या डिजीज़ में होता है। डिफरेंस बिटवीन सेप्टिक एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, तो इनमें ये डिफरेंस है, हाइपोवॉल्यूमिक में हमारे पास मेनली टेम्परेचर का है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है या स्किन का सरफेस जो होता है, ठीक है, वो कूल होता है, कोल्ड होता है, जबकि सेप्टिक शॉक में बॉडी का टेम्परेचर और स्किन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वार्म होता है, क्योंकि सेप्सिस है ना, तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ पड़ा होता है वैसे भी बैक्टीरियाज की वजह से। 65-year-old मेल पेशेंट है प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन फॉर लास्ट 30 मिनट्स है एंड हैज़ ST सेगमेंट एलिवेशन, तो ST सेगमेंट एलिवेशन इसका मतलब MI है ना, किन लीड्स में V1 से V4, तो ये एंटीरियर वाल MI हो गया ना। ही इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव एंटीरियर इन्फेक्शन या एंटीरियर वाल MI। हार्ट फेलियर इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद, हार्ट फेलियर कॉमनली किस चीज़ की वजह से होता है, विच आर द फॉलोइंग कंडीशन की वजह से, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। अब इन कंडीशंस में कॉमनली सबसे ज़्यादा जो होता है फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस की वजह से हार्ट फेलियर, ठीक है, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस क्या है, हार्ट फेलियर काज करेगा। अ 2-year-old चाइल्ड विद हैज़ द हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर बर्थ, ही इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव द फॉलोइंग कॉन्जेनिटल एनॉमली, उसमें क्या होगा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, वो होगा प्री मैच्योर बेबीज़ में होता है। अब ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने सारा दिया हुआ, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सियानोटिक जो है VSD है, और मोस्ट कॉमन सियानोटिक डिसऑर्डर वो चाइल्ड में है, ये बड़ों में, एडल्ट्स में, ए से एडल्ट्स, ए से ASD, ठीक है, और ये दोनों ए सियानोटिक हैं, VSD और ASD। वजह क्या है, वजह ये है कि इनसे हमारे पास जो है VSD में भी हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, और लेफ़्ट टू राइट शंट जब भी होगा तो जाहिर सी बात है उसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स की तरफ जा रहा है, लंग्स में उसकी ऑक्सीजनेशन हो रही है, तो बॉडी की तरफ नहीं जा रहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसकी वजह से सियानोसिस नहीं होती। लेकिन जो सियानोटिक हार्ट डिसऑर्डर है मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल वो है टॉफ, ठीक है, और मोस्ट कॉन्जेनिटल सियानोटिक एनॉमली एट बर्थ के ऊपर क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ क्रेटर। अब देखें, एक बर्थ के ऊपर हम पूछ रहे हैं, बर्थ के ऊपर उसको पहले से सियानोसिस प्रेजेंट है मोस्ट कॉमनली, तो वो किस कंडीशन में, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, और एक है हमारे पास कॉन्जेनिटल सियानोटिक डिसऑर्डर है टॉफ, लेकिन क्या है, बर्थ के ऊपर उसको सियानोसिस नहीं होगी, उसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम बाद, कुछ अर्सा बाद उसको सिम्टम्स शुरू होंगे। तो मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सियानोटिक डिसऑर्डर अगर पूछें तो टॉफ लगाना है, और एट बर्थ की अगर बात करें, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सियानोटिक डिसऑर्डर या नॉर्मली एट बर्थ की बात आ जाए तो फिर आपने TGA लगाना है। फीमेल लिविंग एट हिल, ये हमने पढ़ा था, PDA होगा। सियानोटिक हार्ट डिजीज इन विच शंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ट्रांसपोजिशन ऑफ, ये आपने याद रखना है। A patient has irregular pulse on examination. ECG shows many abrupt P waves and the QRS complexes occurs irregularly. What is the diagnosis? तो इसमें डायग्नोसिस आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है, उसमें इरेगुलर या abrupt P waves होते हैं और QRS complex भी irregular होते हैं आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में। A 50-year-old man who has previously history of diabetes है, ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसको MI भी है, प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन के साथ है, कॉर्नरी ऑक्लूजन अकर्स कॉमनली ड्यू टू, तो उसमें कॉर्नरी ऑक्लूजन थ्रोम्बोसिस की वजह से होगा, क्योंकि हमारे पास डायबिटीज़ वैसे भी क्या काज करवाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, और उसके बाद फिर क्या है, उसके एथेरोस्क्लेरोसिस के ऊपर क्लॉट फॉर्मेशन होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, जिसकी वजह से MI हो सकता है। काज ऑफ चेस्ट पेन इज़ CRT, अगर हाँ डायबिटीज़ में अगर पूछें काज ऑफ चेस्ट पेन क्या है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, और मैकेनिज्म ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ क्या होगा डायबिटिक्स में, वो है थ्रोम्बोसिस। PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट मीन्स ओपन, डक्टस आर्टरियोसिस ओपन है, ठीक है, वैसे तो क्लोज हो जाता है ना, जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं वो क्राइंग स्टार्ट करते हैं तो PDA क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या था, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरीज को आपस में कनेक्ट कर रहा था, तो वो हमारे पास क्या है, क्लोज हो जाता है बर्थ के ऊपर। लेकिन जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं या फिर जो हिल्स के ऊपर जहाँ पर हाइपोक्सिया है, तो उसकी वजह से फिर क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन कम है ना, जहाँ पर ऑक्सीजन कम होगा तो वहाँ पर ये डक्टस आर्टरियोसिस ओपन रहेगा।
फिर है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय डायस्टोलिक बीपी, ठीक है, टीपीआर को डायस्टोलिक बीपी के थ्रू। पेशेंट केम इन इमरजेंसी 2 सेंटीमीटर वाटर जेवीपी, ठीक है, जेवीपी उसका 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, 2 लीटर कार्डिक आउटपुट है, लैक्टेट 30 है इन ब्लड, बीपी उसका कम है। व्हाट टाइप ऑफ शॉक, अब ये इसको क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस है एक तरह का। और कौन सा शॉक है, तो इसमें हमारे पास है हाइपोवॉलेमिक शॉक। अब हाइपोवॉलेमिक शॉक में वैसे भी एसिडोसिस हो जाती है ड्यू टू लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन। अब देखें लैक्टिक एसिड क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि सेल्स के अंदर जब भी सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, पहला जो स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होते हैं, पायरोवेट। अब पायरोवेट को अगर हमारे पास ऑक्सीजन मिलेगा तो पायरोवेट कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, एसिटाइल कोए में, और फिर वो एसिटाइल कोए क्या होगा, उसके अंदर क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो पायरोवेट बन चुका है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किस, यहाँ पर एंजाइम होगा LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, उसकी मदद से ये पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, लैक्टिक एसिड में। तो अब देखें हाइपोवॉलेमिक शॉक में क्या होता है, वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी कम है और ऑक्सीजन सेल्स तक कम जा रहा है, उसकी वजह से पायरोवेट जो है एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि किस में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और वो लैक्टिक एसिड फिर ब्लड में आएगा और लैक्टेट इंक्रीज हो जाएगा, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा। तो और बीपी हमारे पास वैसे कम है क्योंकि हाइपोवॉल्यूमा है, तो ठीक है, और लो सीवीपी। अब ये सारे साइन सिम्टम्स हाइपोवॉलेमिक शॉक के हैं ना। अब कार्डिक टेम्पोनाट में जेवीपी इंक्रीज हुआ पड़ा होता है। अब बीपी कम किस चीज़ में होता है, सेप्टिक शॉक में है, हाइपोवॉलेमिक शॉक में है, एनाफाइलेक्टिक, तीनों में होता है। लेकिन क्या है, जो जेवीपी है वो कार्डिक टेम्पोनाट में इंक्रीज है। अच्छा, लैक्टिक एसिडोसिस मेनली हाइपोवॉलेमिक शॉक में हो रहा है। उसके अलावा सेप्टिक शॉक में फिर हमारे पास और साइन सिम्टम्स होंगे जो इन्होंने नहीं दिए हुए। देखें, लो सीवीपी, लो कार्डिक आउटपुट मेनली सीन इन हाइपोवॉलेमिक, ठीक है, एंड आल्सो हाइपोवॉलेमिक शॉक कैन प्रोड्यूस इंक्रीज लैक्टेट बाय एनारोबिक, देखें एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है ना। इफ़ ओनली, अगर वो कहते हैं सिर्फ बीपी लो है और हाई लैक्टेट मेंशन है, ठीक है, फिर लो कार्डिक आउटपुट नॉट मेंशन देन प्रेफर, फिर हम कहते हैं सेप्टिक शॉक, ठीक है। अगर वो कार्डिक आउटपुट को, लो कार्डिक आउटपुट को मेंशन ना करते, ठीक है, तो हम सेप्टिक शॉक लगाते हैं, ठीक है। सिर्फ बीपी लो है और लैक्टेट हाई है तो ये सेप्टिक शॉक है, लेकिन अगर साथ में लो कार्डिक आउटपुट भी है तो हाइपोवॉलेमिक शॉक है, और कार्डिक शॉक में फिर जेवीपी रेज्ड होता है। उसके बाद आती है स्क्लेरोटिक प्लेग काज्ड बाय, ये हमारे पास होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, एंडोथेलियल इंजरी की वजह से। तो इसमें हमारे पास एंडोथेलियल इंजरी की वजह से भी होता है, हाइपरलिपिडेमिया की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें ये हमारे पास वैसे इन सब की वजह से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एंडोथेलियल इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। एंडोथेलियल इंजरी है, सेप्सिस है, हाइपर कोगुलेबिलिटी है। मोस्ट कॉमन एनोमली ऑफ ग्रेट वेसल इज़ फाउंड इन PDA, ठीक है। ग्रेट वेसल के अंदर मोस्ट कॉमन एनोमली वो कौन सा है, PDA है। Patient has complaint of joint pain on X-ray, large silhouette of heart seen in childhood. She has recurrent attacks of pharyngitis of streptococcal group, which will be affected with this disease, by this disease, mitral and aortic valves, ठीक है ना। अब देखें उसको क्या है, एक्सरे के ऊपर लार्ज सिलुएट ऑफ हार्ट सीन हमने देखा है, ठीक है। और चाइल्डहुड शी हैज़ रिकरेंट अटैक्स ऑफ फेरेंजाइटिस, उसको बार बार हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज़ या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को शो कर रहे हैं। और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में मोस्ट कॉमनली माइट्रल एंड एरोटिक वाल्व क्या होते हैं, अफेक्ट होती है, पहले भी हमने पढ़ा था। पेशेंट हैव ST elevated MI and there is elevation in lead 2, 3 एंड AVF, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। lead 2, 3 और AVF क्या है, इन्फीरियर साइड ऑफ द हार्ट के, इन्फीरियर साइड ऑफ द हार्ट से देख रहे होते हैं, इन्फीरियर वाल को, हार्ट के इन्फीरियर वाल को वो देख रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इन्फीरियर वाल MI काज करेगा। अब देखें इन्फीरियर वाल MI में आर्टरी कौन सा, अगर वो कहें राइट कॉर्नरी आर्टरी क्या हो गया है, अक्लूड हो गया है, तो कौन सा MI होगा, इन्फीरियर वाल MI। या फिर पूछेगा राइट कॉर्नरी आर्टरी अक्लूड हो चुका है, कौन से लीड्स में चेंजेस आएंगे, 2, 3 एंड AVF में। ये आपने इस तरह से कंसेप्चुअल याद करना है। और अगर वो पूछेंगे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अक्लूड हुआ है तो कौन सा MI होगा, एंटीरियर वाल MI। या पूछेंगे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अक्लूड है, कौन से लीड्स में चेंजेस आएंगे, V1 to V6 में। लेटरल वाल MI हमारे पास होगा कब, L से लेटरल, L से लेफ्ट। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी अगर इंक्लूड होगा तो उसमें लेटरल वाल MI, और इसमें लीड कौन से होंगे, 1 है, AVL है, और V5, V6, ये क्योंकि ये लेटरल वाल की तरफ फेस कर रहे होते हैं ना। इन विच कंडीशन आर्टरियल रिपोलराइजेशन इज शोन ऑन ECG इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है 3rd डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, आर्टरियल रिपोलराइजेशन ECG के ऊपर शो होगा।
नॉर्मली आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन कभी भी शो नहीं होता ईसीजी के ऊपर, सिर्फ डीपोलराइजेशन शो होता है, ठीक है, लेकिन थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में शो होगा। द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर विल बी हाई देन एरोटिक प्रेशर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर एरोटिक प्रेशर से हाई हो गया है किस कंडीशन में? जाहिर सी बात है लेफ़्ट टू राइट शंट जब होगा ना, लेफ़्ट से मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और इनके दरमियान ये यहाँ पर होल है, डिफेक्ट है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। जब भी प्रेशर यहाँ बढ़ेगा तो आगे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा और एरोटिक वाल्व का प्रेशर इससे कम होगा क्योंकि वहाँ पर ब्लड वॉल्यूम कम है। नॉर्मली तो वो ज़्यादा होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल का और लेफ़्ट एरोटा का प्रेशर, लेकिन जब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम कम होगा, सारा राइट वेंट्रिकल का के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट शंट में काज ऑफ डिक्रीज कार्डिक आउटपुट इज, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की काज क्या है? इन्फीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक काज है इसका। जब इन्फीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो हमारे पास इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू वीनस रिटर्न जो आ रहा था, जो ब्लड आ रहा था राइट आर्ट्रियम के अंदर, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम हो जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में कम होगा, वहाँ से लेफ़्ट आर्ट्रियम में और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम होगा और फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा। बाकी जितने भी हैं ये थायमीन डिफिशिएंसी में क्या होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। हाई, इसको हम लोग वो कह रहे थे हाई फ्लूइड ओवरलोड हार्ट फेलवर या हाई वॉल्यूम हार्ट फेलवर उसमें हो रहा था। हाइपर वॉल्यूमा में ज़्यादा है। एनीमिया के अंदर भी हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है। अब देखिए थायमीन, हाइपर वॉल्यूमा एंड एनीमिया एसोसिएटेड विद हाई कार्डिक आउटपुट। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक विच विल हैपन फर्स्ट, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में सबसे पहले क्या होगा, वीनस एंड वेन्यूल्स जो होंगे वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं ताकि वीनस रिटर्न को इंक्रीज़ कर सकें, ताकि कार्डिक आउटपुट मेंटेन हो सके, ठीक है। ये हमारे पास पहला क्या है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म या रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, क्योंकि वेन और वेन्यूल्स के अंदर ब्लड पूल अप हुआ होता है ना, तो जब रिक्वायर होगा तो वो कंस्ट्रिक्ट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट के पास, वहाँ से लंग्स के पास और लंग्स से लेफ्ट साइड के ऑफ द हार्ट के पास और वहाँ से बॉडी की तरफ फिर ज़्यादा ब्लड पुश होगा और कार्डिक आउटपुट मेंटेन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ए से एनकाइलोजिंग, ए से एरोटिक इंसफिशिएंसी, इस तरह से याद रखें, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एरोटिक रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस वाले हमारे पास वो होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट होता है। मेन डिफरेंस बिटवीन एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड हाइपोवॉलेमिक शॉक में मेन डिफरेंस क्या है, कार्डिक आउटपुट का है, ठीक है। हाइपोवॉलेमिक शॉक में कार्डिक आउटपुट कम है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में नॉर्मल है या ज़्यादा है। इसी तरह सेप्टिक शॉक और हाइपोवॉलेमिक शॉक में भी डिफरेंस क्या होता है, एक तो यही होता है कि वॉल्यूम का हमारे पास कार्डिक आउटपुट कम है हाइपोवॉलेमिक में और सेप्टिक में इंक्रीज़ है। दूसरा ये होता है कि हाइपोवॉलेमिक शॉक में कोल्ड होता है स्किन और उसमें वार्म होता है, ठीक है, सेप्टिक में। अ पेशेंट ऑन ईसीजी शो प्रोलॉन्ग पीआर, प्रोलॉन्ग पीआर का हमेशा मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स तक जो वो जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिएक्शन पोटेंशियल वो डिले हो रहा है, ठीक है। और ए पीआर इंटरवल शो कर रहा होता है कि डीपोलराइजेशन फ्रॉम आर्ट्रियम अप टू एवी नोड, ठीक है, एवी नोड तक हमारे पास जो इम्पल्सेस पहुंचते हैं ये शो कर रहा होता है पीआर इंटरवल को। तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होने का मतलब है कि एवी नोड के अंदर हमारे पास क्या है, वो स्लोली कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, क्या, ठीक है, एवी नोड के एंड तक, ठीक है। ये मतलब ये पहले पी वेव है, ये फिर हमारे पास ये है, ये क्यू आर एस है आगे, ठीक है। अब ये यहाँ से पी वेव से लेके यहाँ तक ये पी आर इंटरवल जो है ये इस बात को शो करता है, पहले पी वेव वो शो कर रहा है आर्ट्रिया की डिपोजिशन को और उसके बाद पी आर इंटरवल, अब ये सारा जो है ये शो कर रहा है कि आर्ट्रियम हमारे पास डिपोलराइज हो गया। उसके बाद ये जो लाइन है ये शो कर रहा है कि एवी नोड से इम्पल्स पास हो रहा है। अब एवी नोड से अगर इम्पल्स स्लोली कंडक्ट होगा तो ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा पी आर इंटरवल, ठीक है। और किन कंडीशंस में एवी नोड से इम्पल्स स्लो पास होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा, मतलब वेगस नर्व को आप एक्टिवेट कर दें, ठीक है, या आप हमारे पास कुछ ऐसे मेडिसिन ले लें जो कि जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो भी हमारे पास पीआर इंटरवल को, क्योंकि वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाते हैं, उनकी कंडक्शन डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये प्रोलॉन्ग, इसके अलावा जो हार्ट ब्लॉक्स हैं उनमें भी होता है ना,
echocardiography shows no ventricular hypertrophy, left axis deviation seen, this is which block। अब ये देखें, ये हार्ट ब्लॉक की बात कर रहा है, तो ये ट्राइफेस्कुलर ब्लॉक को शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं है, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है और साथ में पीआर इंटरवल हमारे पास प्रोलॉन्ग है, तो ये है ट्राइफेस्कुलर ब्लॉक है। अब यूनिफेस्कुलर ब्लॉक में क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है। बाईफेस्कुलर में क्या होता है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है सिर्फ। और ट्राइफेस्कुलर में लेफ्ट एक्सिस डिवीजन, साथ में क्या होता है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ये आपने याद रखना है। ट्रू रिगार्डिंग कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़ के बारे में ट्रू क्या है, इट अकर्स ओनली इन कैंसर्स है, वुमेन्स आर अफेक्टेड मोर है, नहीं, ये दोनों गलत है। थिकनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, कार्सिनॉइड सिंड्रोम में ट्राइकस्पिड वाल्व की थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़ में। अच्छा, कार्सिनॉइड हार्ट डिजीज़ में क्या है, वही कार्सिनॉइड सिंड्रोम की वजह से हो रहा था ना, सेरोटोनिन आ रहा होता है, वो क्या करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व को थिकन कर देता है। पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट पेन ऑन स्कल्टेशन, फर्स्ट हार्ट साउंड इज वेरिएबल, दिस इज अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, चेस्ट पेन है और उसका फर्स्ट हार्ट साउंड वेरिएबल है, ये किस चीज़ की वजह से होता है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, ठीक है, हार्ट साउंड्स वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में ईसीजी के ऊपर क्या होंगे, एब्रप्ट पी वेव्स होंगे और क्यूआरएस कम्प्लेक्स भी इरेगुलर होंगे। अ पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड, और आर्ट्रियल फ्लटर में क्या था, साठ टूथ अपीयरेंस था, इस तरह से थे, साठ टूथ, ये आर्ट्रियल फ्लटर्स हैं, इस तरह से होता है। अ पेशेंट हैज़, कोई क्यूआरएस या पी वगैरह नहीं होता, इस तरह से सारे होते हैं, सारे वेव्स। तो ये देखें, 60 टूथ, जो 60 टूथ होता है ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके हमारे पास टूथ की तरह ना। अ पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड टू यू विद इन ईआर विद वेजोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन, विच टाइप ऑफ शॉक इज काजिंग दिस, तो ये सेप्टिक शॉक, ठीक है, वेजोडाइलेशन हो और साथ में हाइपोटेंशन है, तो ये सेप्टिक शॉक में होता है, और साथ में किस में होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी यही होता है, ठीक है। तो एनाफाइलेक्टिक यहाँ पे नहीं है, तो इसमें सेप्टिक शॉक है। बाकी जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है उसमें वेजो कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या, स्किन कूल होता है। और कार्डियोजेनिक में फिर उसमें भी हमारे पास हाइपोटेंशन होता है और वेजोडाइलेशन नहीं होती। वेजोवेगल में भी इसी तरह से होता है। और सोडियम रिटेंशन इज सीन इन विच कंडीशन, हार्ट फेलियर में सोडियम रिटेन होता है बॉडी के अंदर। पॉलीआर्टराइटिस, उसकी वजह क्या है, हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट पंप नहीं कर रहा ब्लड को ठीक से, किसकी तरफ, किडनी की तरफ, पूरी बॉडी की तरफ नहीं पंप करता ना, तो किडनी की तरफ भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो हार्ट ब्लड के अंदर जो सोडियम होगा वो क्या है, किडनी तक पहुंच नहीं पाएगा, नेफ्रॉन तक, और नेफ्रॉन से यूरिन के थ्रू निकल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो सोडियम एक्यूमुलेट होता है। इसके अलावा दूसरी जो रीज़न होती है हार्ट फेलियर में, फ्लूइड निकल रहा होता है कैपिलरीज से बॉडी के अंदर, पेरिफेरल एडिमा, जनरलाइज बॉडी एडिमा होता है ना, तो उस फ्लूइड में सोडियम भी होता है, उसकी वजह से भी वो सोडियम रिटेन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ये सोडियम रिटेंशन इस वजह से हो रहा है। उसके बाद पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा डायग्नोज्ड बाय फिब्रिनाइड नेक्रोसिस से हम लोग क्या करते हैं, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट वास्कुलाइटिस के अंदर हमेशा बायोप्सीज होते हैं और बायोप्सी के ऊपर फिब्रिनाइड नेक्रोसिस होगी, तो हम कहेंगे ये पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा है। इन न्यूरोजेनिक शॉक द डिफरेंस फ्रॉम अदर शॉक इज़, अब न्यूरोजेनिक शॉक का जो अदर शॉक से जो डिफरेंस है वो क्या होता है, डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, टीपीआर डिक्रीज हो जाता है न्यूरोजेनिक शॉक में। उसकी वजह क्या है, देखें न्यूरॉन में मसला है, स्पाइनल कार्ड के जो हमारे पास क्या है ट्रांसेक्शन होती है या हेमी सेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर वेस्कुलर टोन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से टीपीआर डिक्रीज हो जाता है, तो इसको कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद द साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड रिसीव ट्रीटमेंट फॉर दिस वेरी काज, व्हाट इंडिकेटर शुड बी असेस्ड फॉर इनिशियल रिकवरी। अब इनिशियल रिकवरी के लिए हम लोग क्या है, वही है, यूरिन आउटपुट को चेक करेंगे, वो अगर इंक्रीज है तो इसका मतलब वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद सेंट्रल चेस्ट पेन ऑन एग्जामिनेशन, अब देखिए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है आर्गन वो भी किडनीज होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, कोलेरा वगैरह में ना AKI उनमें हो जाता है, तो हम लोग फ्लूइड्स देते हैं ताकि क्या है यूरिन आउटपुट मेंटेन हो जाए, और ये हमें शो कर रहा होता है कि हम क्या है सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद सेंट्रल चेस्ट पेन ऑन एग्जामिनेशन, रसलिंग साउंड हर्ड ऑन इंस्पायरेशन है, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, पेरिकार्डियम, रसलिंग साउंड पेरिकार्डियस में होता है, ठीक है, और इंस्पायरेशन के ऊपर हमारे पास सुनाई देता है। पेशेंट नॉन केस ऑफ सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस केम विद लेफ्ट आर्ट्रियल इनलार्जमेंट है, मिड डायस्टोलिक मर्म। अब लेफ्ट आर्ट्रियल इनलार्जमेंट कब होती है, जब माइट्रल स्टेनोसिस होती है ना, तो ब्लड को पंप कर रहा है आर्ट्रियम, लेकिन क्या है माइट्रल वाल बहुत तंग है, जिसकी वजह से क्या है वो लेफ्ट आर्ट्रियम को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसकी वजह से उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है। और इसी तरह माइट्रल स्टेनोसिस में जो मर्मर सुनाई देता है वो मिड डायस्टोलिक मर्मर है। Loud S1 severe pulmonary hypertension and was dyspneic है, what is to be expected है,
और अच्छा ये हमारे पास फिर सेवेयर माइट्रल स्टेनोसिस है। हाँ हाँ, अब देखिए सेवेयर माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से वो जो फ्लूइड है वो बहुत सारा फ्लूइड, अब देखिए माइट्रल स्टेनोसिस है उसकी वजह से जब ये हमारे पास पंप करता है लेफ्ट आर्टरिया, तो वो ब्लड सारा वेंट्रिकल में नहीं जाता बल्कि कुछ ब्लड वापस ऊपर की तरफ जाता है लंग्स के अंदर। इस उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है और पल्मोनरी एडिमा की वजह से फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से फिर क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है, राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें देखें पहला इन लोगों ने दिया हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नहीं होगी क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस है ना, तो अब क्या है ब्लड वैसे भी कम जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो उसकी हाइपरट्रॉफी क्यों होगी। बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर वो भी नहीं हो सकता। डिक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो भी इतना हमारे पास मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है। सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो ये है राइट वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट, हमेशा एक बात याद रखें कि जो लेफ्ट हार्ट जब फेल होता है, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलवर हो या फिर लेफ्ट या फिर माइट्रल स्टेनोसिस हो, लेफ्ट आर्टरियम की इनलार्जमेंट हो, तो उसकी वजह से फिर क्या है पहले लंग्स अफेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर क्या है राइट वेंट्रिकल अफेक्ट होता है। तो राइट वेंट्रिकल यहाँ पर हमारे पास उसकी हाइपरट्रॉफी होती है। उसके बाद अ चाइल्ड सडनली कोलैप्स्ड इन स्कूल एंड डाइड ऑन ऑटोप्सी, कॉर्नरी आर्टरी एनेरिज्म इज फाउंड है। व्हाट इज द डायग्नोसिस, कावासाकी डिजीज़ है ये। चाइल्ड के अंदर कावासाकी डिजीज़ मोस्ट कॉमन है और सडन डेथ काज करवा रहा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी के अंदर एनेरिज्म्स होते हैं और कॉर्नरी आर्टरी की स्पाज्म भी करवा रहा होता है कावासाकी डिजीज़, ठीक है। और इस वजह से देखें चाइल्ड के अंदर किसी भी डिजीज़ में आप क्या है एस्पिरिन नहीं दे सकते, एस्पिरिन जो होता है, ठीक है। लेकिन सिवाय किसके, सिवाय कावासाकी डिजीज़ में। कावासाकी डिजीज़ में आप चाइल्ड में चाहे वो 8 ईयर से कम एज में भी है तो आप उनको दे सकते हैं क्या, ये एस्पिरिन। क्योंकि कावासाकी डिजीज़ क्या एमआई काज करता है किस में, चाइल्ड में, बहुत छोटे बच्चों में, 4 से 5 साल 6 साल के बच्चों में वो कावासाकी डिजीज़ की वजह से। बाइकस्पिड एरोटिक वाल एसोसिएटेड विद कोआक्टेशन ऑफ एरोटा, ठीक है। बाइकस्पिड एरोटिक वाल जो कॉन्जेनिटली होता है उसके साथ हमारे पास ये प्रॉब्लम भी होता है अक्सर, ज़्यादातर उसमें कोआक्टेशन ऑफ एरोटा भी होता है। इन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक आर्टेरियल रेट इज़ मोर देन वेंट्रिकुलर रेट। हाँ ये भी होता है, लेकिन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में फिर क्या होता है, उसमें भी यही होता है, आर्टेरियल रेट ज़्यादा होता है वेंट्रिकुलर रेट से। और इसमें डिसोसिएशन भी होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, ठीक है, कि सारे आर्ट्रिया के जो हमारे पास इम्पल्सेस होते हैं वो सिर्फ आर्ट्रिया तक रहते हैं और वेंट्रिकल के इम्पल्सेस सिर्फ वेंट्रिकल्स तक रहते हैं। मतलब वेंट्रिकल के इम्पल्सेस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेंट्रिकल का पेसमेकर उसमें एवी नोड होता है और जो आर्ट्रियम का हमारे पास पेसमेकर होता है एसए नोड। मतलब आर्ट्रियम या एसए नोड से कोई भी इम्पल्स वेंट्रिकल तक नहीं जा रहा होता, वेंट्रिकल के जो इम्पल्सेस हैं वो एवी नोड से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वेंट्रिकल्स तक जा रहे होते हैं। इस वजह से उनमें आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर रेट में डिफरेंस तो होता है, साथ में क्या होता है डिसोसिएशन होता है उनके अंदर। आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट प्रेजेंटेड विद, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है और टैकीपनिया। देखो पहले उसको हाइपोटेंशन हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो कार्डिक आउटपुट कम हुआ है। अब उस कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी क्या करेगा, टैकीकार्डिया काज करेगा, फिर टैकीपनिया भी हो जाएगा। एब्डोमिनल पेन टैकीपनिया क्यों हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें और बॉडी की जो ऑक्सीजनेशन है वो मेंटेन हो सके टिश्यूज़ की, इस वजह से ये भी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है एंड डिस्टेंशन भी हो रही है, तो ये एंड कोल्ड एंड क्लैमी पेरिफेरीज भी है, तो ये शॉक की तरफ जा रहा है, ठीक है। और कौन सा है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीड हो रहा है, ठीक है ना। और व्हाट इज़ डायग्नोसिस, तो ये हाइपोवॉलेमिक शॉक है, ठीक है, क्लियर कट। तो इसमें आंसर ए है। उसके बाद है इन न्यूरोजेनिक शॉक विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा था वस्कुलर टोन या वेजोमोटर टोन लॉस हो जाता है, उसके अंदर जो टेंशन होती है, ब्लड वेसल थोड़े कंस्ट्रिक्टेड होते हैं नॉर्मली ना, तो वो ख़त्म हो जाता है, वो नर्व्स की वजह से ना। तो जब नर्व्स ही डैमेज हो गए तो नर्व के ज़रिए इम्पल्सेस नहीं आ रहे हैं तो ब्लड वेसल का जो टोन है वो ख़त्म हो जाएगा, वेजल डायलेशन हो जाएगी। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर कल इंशाल्लाह हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।